हमारा टॉपिक आखिरी रहता है और उसमें हम रीजनलिज्म की थ्योरीज भी करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो कैप्टन रॉबर्ट लेविस से वो कहता है कि एज द बम फेल ओवर हिरोशिमा एंड एक्सप्लोडेड वी सॉ एन एंटायर सिटी डिसअपीयर। आई रोट इन माय लॉग द वर्ड्स माय गॉड व्हाट हैव वी डन। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम अटैक हुए थे, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि उसके बाद आगे के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि इसके बाद ये बात होने लगी कि अब नॉन प्रोलिफरेशन किया जाए। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होने लगी, स्टेज पे आने लगी, ग्लोबल स्टेज पे। वो ये क्या है कि मल्टीलेटरल ट्रीटी है एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड। इसका पर्पस क्या है कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन को लिमिट किया जाए। ठीक, इसके थ्री एलिमेंट्स हैं, थ्री पर्पस है। एक नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा डिसआर्मामेंट, तीसरा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और नॉन प्रोलिफरेशन में क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन में ये बात आती है कि स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट अक्वायर देम। जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो हासिल नहीं कर सकते अगर साइन करेंगे एग्रीमेंट को, ताकि प्रोलिफरेट ना हो न्यूक्लियर वेपन, स्प्रेड ना हो। जो बाकी लोगों के पास आएगा तो लाइकलीहुड हो जाएगी कि वो यूज करेंगे अपनी वार्स वार्स में, तो न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगी। डिसआर्मामेंट, वो लोग जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको एग्रीमेंट्स के थ्रू कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए। उनके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चश्मा 1 और 2 है, तो वहां से सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो भी अंडर सेफ गार्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मतलब बाकायदे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस दिए गए उनके हिसाब से ये चलेंगे। इसकी कुछ सक्सेसेस हैं। सक्सेस स्टोरी में साउथ अफ्रीका आता है कि उसने डिसमेंटल किया अपना न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन किया। अर्जेंटीना एंड ब्राजील में, बेलारस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, इनको भी न्यूक्लियर वेपन थे। जब ये डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो इन्होंने भी एनपीटी किया और अबंडन किया। एनपीटी एक्सटेंड हुआ 1995 में। ठीक है, इसकी मेंबरशिप और यूनिवर्सलाइजेशन किया गया और लिबिया भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिनाउंस किया। ठीक, बट चैलेंजेस है, इतनी कमिटेड इंटरनेशनल जो कमिटी ऑफ नेशंस में स्टेट्स नहीं है, तो नॉन कंप्लायंस के केसेस भी आते हैं। इराक का आपने पता है कि आए दिन वो उसके न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात करता है। ये कोरिया, रोमानिया, लिबिया, ये नॉर्थ कोरिया को पता है, ईरान, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील इसका एग्जाम्पल था, और सीरिया। बाकी कंट्रीज में जो बनाने की कोशिश करते हैं प्रॉपर नॉन कंप्लायंस नहीं होती। तो ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के जो स्प्रेड की हर वक्त प्रॉब्लम रहता है। उसमें जो ब्लैक मार्केट बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की डिजाइन, उनकी सेल और उनकी ईच एंड एवरीथिंग। तो प्रैक्टिकल लिमिट्स टू द आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वेरिफिकेशन कैपेबिलिटी, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो भी इतनी पूरी वेरिफिकेशन नहीं कर सकती। तो डिटेक्टिंग अनडिक्लेयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स प्रेजेंट्स मेजर चैलेंज। अब कौन सा कंट्री न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है तो एक्यूरेटली हमें अंदाजा नहीं होता, तो ये बड़ा मसला चल रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कंप्लायंस हासिल करने के लिए। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रोल प्ले कर रहा है। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ये क्या करता है कि मॉनिटर करता है कंप्लायंस विद द ट्रीटी। जिन्होंने ट्रीटी साइन किया है तो उनको कंप्लायंस, जैसे बाकी का ईरान का हो, इराक का वगैरह वगैरह, हेल्प करता है जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि उनकी हेल्प करता है कि वो क्या करें, नॉन मिलिट्री पर्पसेस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और एनर्जी हासिल कर सकें। और इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो एक इनमें होती है जनरल कॉन्फ्रेंस। वो क्या, सब मेंबर्स जितने भी सिग्नेटरीज हैं उनसे जनरल असेंबली की तरह होती है जैसे यूएन में, तो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है। ये एनुअली मुलाकात करती है, कन्वीन होती है इनकी मीटिंग, बजट एंड प्रोग्राम्स को अप्रूव करते हैं,
और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जनरल पॉलिसीज हैं उन पे डिबेट करती हैं और फ्रेम करती हैं। तो these members and the organization itself is responsible for approving the appointment of director general, उसका कौन होगा, और admitting new members, कि new members को admit किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस पे deliberation चलती है। इनके बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर से वो कंसिस्ट होते हैं 35 मेंबर्स who meet about 5 times a year। जनरल कॉन्फ्रेंस एक साल में एक बार, ये कितने बार, 5 बार मिलते रहते हैं, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है कि जो एजेंसीज के स्टेट्यूटरी फंक्शंस हैं या उनके जो सेफगार्ड्स एग्रीमेंट के अप्रूव करना या डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट करना, ये चीजें इनमें आ जाती हैं। उसके साथ साथ इन फंक्शंस को चलाने के लिए जाहिर सी बात है सेक्रेटरीट का होना तो लाजिम होता है, जो डे टू डे अफेयर्स को देखे और सेक्रेटेरिएट को रन करे। अब जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, डीजी होता है, वो डायरेक्टर जनरल होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट थ्रू होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू होती है और जनरल कॉन्फ्रेंस उनको अपॉइंट करता है। सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स कौन से, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर साइंसेस एंड एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह, एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना में। इनके जो मेन फंक्शंस या मेन ड्यूटीज आ जाती हैं, ये क्या करते हैं कि encourage and assist research को development and practical application of atomic energy for peaceful purpose, civilian purpose के लिए, military purpose के लिए नहीं। और ये safeguard designed to ensure that such activity assisted by agency is not used for, हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और अप्लाई करते हैं सेफगार्ड्स टू रिलीवेंट एक्टिविटीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स को अगर कोई खतरा है तो वहां पे सेफगार्ड में वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और एनपीटी हो या अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स इन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पार्टीज टू सच ट्रीटीज, तो ये इन चीजों को फॉलो करवाते हैं दूसरे मेंबर स्टेट से। इसके अलावा एक दूसरा एग्रीमेंट भी आता है फिर पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, मुख्तलिफ इनमें एग्रीमेंट्स हैं। जो लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी भी इसको कहा जाता है या पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहा जाता है, इनका मकसद सिर्फ ये था कि रिस्ट्रिक्ट करें जो टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उनको, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लिमिट करें। अब इनका मकसद ये, पहले 3 कंट्रीज थे इस एग्रीमेंट में, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत एंड यूके, ठीक है। ये इनका पर्पस देखें तो आपको लगेगा 1963, मतलब ये कोल्ड वार का पीक थे। और इनके जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं उनका मकसद ये था टू एंड टू कंटेमिनेशन ऑफ मेंस एनवायरनमेंट बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स ना फैलें और एक पुरअमन दुनिया रहे। और ये बैन करता है टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन एटमॉस्फेयर, अंडर वाटर एंड इन आउटर स्पेस। मतलब अगर कोई अंडरग्राउंड टेस्ट करता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इसी वजह से इसको लिमिटेड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा टेस्ट पे करता है, बनाने पे नहीं करता। तो ट्रीटी टू आउटला न्यूक्लियर टेस्ट, वर्ड्स को देखें, न्यूक्लियर टेस्ट पे, उनके बनाने पे नहीं। वुड चेक स्पायरलिंग आर्म्स रेस, मतलब आर्मामेंट को कम करेगा। एंड इट वुड डिक्रीज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, वार के जो चांसेस हैं उनको कम करेगा। अगर टेस्ट होती हैं तो दूसरे कंट्रीज को सिक्योरिटी डायलेमा होती है, उनको पता नहीं लगता कि ऑफेंसिव है या डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी, रीजंस देखें तो एक बुक है आर्म्स कंट्रोल, हिस्ट्री, थ्योरी एंड पॉलिसी, किसने लिखा है, रॉबर्ट विलियम्स एंड पॉल वाइट है। वो कहते हैं कि जो टेस्ट बैंड एग्रीमेंट है वो रिजल्ट किस चीज का है, वो कहते हैं डायरेक्ट रिस्पांस टू ग्रोइंग पब्लिक एंड साइंटिफिक कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज। ये टेस्ट की वजह से क्या हो रहा था, जैसे चागी में है वहां पे जो लोग रहते हैं उनको कैंसर्स होती हैं, जहाँ पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट वेपन्स को टेस्ट किया था। तो ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, वो ओशन में कर रहे हैं या एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं या किसी भी जगह पे कर रहे हैं। और दूसरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आ गया, तो वो भी एक सिक्योरिटी डिलेमा थी। 1968 में बाकायदगी से यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एट द ब्रिंक और एट द एज ऑफ न्यूक्लियर, वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वार थे। तो जाहिर सी बात है जब ये टेस्ट होंगे तो चांसेस तो बढ़ेंगे, ठीक। तो द इंसिडेंट हाईलाइटेड, अब इनसे अंदाजा हुआ कि यार ये जो चीज है ना,
ये उसने एक नेसेसिटी क्रिएट की फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द टू प्रिंसिपल न्यूक्लियर पावर्स। कौन कौन से? यूएस एंड सोवियत। इसी वजह से लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी या पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद आया कॉम्प्रिहेंसिव। वर्ड ही बताता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का मकसद क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब फुल फ्लेज। ये जो टेस्ट बैंड ट्रीटी है प्रोहिबिट एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लफ्ज फिर भी बताते हैं कि ये टेस्ट पे बैन है, ठीक है। ये इज ओपन फॉर सिग्नेचर इन सितंबर। आप देखें ये भी ईयर देखिए कि कोल्ड वॉर के बाद हुआ है। और साइन बाय 185 नेशंस एंड रेटिफाइड बाय 170। रेटिफिकेशन एंड साइनिंग का एक अलग पर्पस है। रेटिफिकेशन फिर जब होती है तो आप पे वो लागू हो जाता है। ये कहता है कि ट्रीटी कैन नॉट इंटर इनटू फोर्स अंटिल इट इज रेटिफाइड बाय 44 स्पेसिफिक नेशंस। अब ये ट्रीटी कब इन्फोर्स होगा उसका एक बनाया जाता है कि इतने सालों के बाद या इतने जब मेंबर्स बन जाएंगे तब इन्फोर्स होगा या वगैरह। अब इसमें ये किया गया है कि ये अगर 44 नेशंस जब फुल साइन करेंगी तब ये इफेक्ट में आएगा। उनमें से एक भी नहीं होगी, बाकी भले कंट्रीज जितने भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें जो कंट्रीज हैं 8 अभी कंट्रीज रहते हैं। कौन से? ये कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये कंट्री साइन करेंगे तभी होगा अप्लीकेबल। और इसका स्कोप अगर हम देखें कि आर्टिकल 1 ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी उसका जो कहता है ट्रीटी का कि ऑल स्टेट्स और पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन। मतलब ये जो अंडर वाटर वाली बात हो रही थी वो उस पर बैन, उस पर भी नहीं। और on the basis of negotiating record, this includes all nuclear exposure in accordance with जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अगस्त 1995 में का उसने एक प्रपोजल दिया था, जीरो यील्ड प्रपोजल। मतलब ये 100% है। और इसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और टेक्निकल सेक्रेटेरिएट थे। तो हेडक्वार्टर इसका भी अगर हम देखें तो बयाना में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को अगर हम देखें तो वो गवर्निंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मेन। और ये क्या करती है? हैंडल्स करती है जो पॉलिसी इश्यूज हैं और ओवरसीज करती है ट्रीटीज की इम्प्लीमेंटेशन को। और एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टेक्निकल सेक्रेटेरिएट के देखते हैं। और ये साल में एक बार मिलती है। ये जो जनरल असेंबली वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस वाला था, वो रेगुलरली एंड एक्ट्स एज अ ट्रीटीज प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसमें 51 मेंबर स्टेट्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और क्या करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट मेंबरशिप इवनली थ्रू आउट द वर्ल्ड द एग्जीक्यूटिव, ठीक कैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन है। कैसे ये 51 मेंबर्स पूरे करते हैं? 10 स्टेट्स अफ्रीका से लेते हैं, 7 फ्रॉम यूरोप लेते हैं, 9 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, 7 फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, 10 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप एंड 8 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक एंड फार ईस्ट। और अब इन 7 पे, इन 10 पे, इन 8 पे इनकी कोटा मिलेगी और उन पे इलेक्शन होगी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस। अब उन रीजन में कंट्रीज से ज्यादा है, सीट्स कम है ना, तो उनकी कोटा पे इलेक्शन कॉन्फ्रेंस उनको इलेक्ट करेगी। ये जो टेक्निकल सेक्रेटेरिएट है आपको पता है कि सेक्रेटेरिएट जैसे होती है वही फंक्शन। प्राइमरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज वेरिफिकेशन प्रोविजंस। और ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको जो सुपरवाइज करती है। बाकी जो डे टू डे अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल डेटा सेंटर उनको मैनेज करती है और परफॉर्म्स प्रोसीजरल टास्क रिलेटेड टू ऑन साइट इंस्पेक्शंस जैसे टेक्निकल स्टाफ करता है। उसके अलावा एक और एग्रीमेंट पे आता है फिशाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। उसमें ये क्या आता है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये प्रोहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। वो टेस्ट बैंड पे, प्रोडक्शन पे बैन नहीं था, ये प्रोडक्शन पे करता है। ये क्या करता है कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आता है उन पे बैन लगाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस
उन पे प्रोडक्शन पे ये बैन लगाता है। और बाकी भी ट्रीटीज हैं, छोटे मोटे ट्रीटीज हैं, अब इनके एक एक की डिटेल में तो नहीं जा सकते। जैसे सी बेड ट्रीटी है कि सी के बेड पे नहीं कर सकते, अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी है, इसी तरह एंटार्कटिक ट्रीटी, बाकी और ट्रीटीज में है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। और बायलैटरल एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया था कि बायलैटरल का मतलब बिटवीन टू स्टेट्स। स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1-2, ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। मेन खतरा तो इन दो कंट्रीज से था कोल्ड वॉर में। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये स्टार्ट 1-2 में है, ठीक। इसी तरह इंडो पाकिस्तान नॉन अटैक एग्रीमेंट वो भी है। तो एग्रीमेंट्स यहाँ पे बहुत है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इसमें ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। इसका मकसद ये है कि इंश्योर न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पस, न्यूक्लियर ये जो सिविलियन पर्पस के लिए उसको इंश्योर करना, ठीक है। ये कंडीशन सप्लाई करते हैं अब टू सप्लाई द न्यूक्लियर वेपन। ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियर जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है उनकी प्रॉपर कंप्लायंस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय द NSG, ठीक है, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन, नॉन प्रोलिफरेशन कंडीशंस, ताकि मिलिट्री पर्पस के लिए वो इस्तेमाल ना हो सके। ये जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स, वो रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सपोर्ट ऑफ सेंसिटिव एटम्स जिनकी वजह से न्यूक्लियर वेपन बनने के चांसेस हों। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया उनका बनना चाह रहा था, बट वो ये जो है वो नहीं, अगर वो अभी तो नहीं है, बट वो बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स हैं NSG में, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, और ये गवर्नमेंट्स है, ठीक। इसकी जो मेंबरशिप क्राइटेरिया है वो थोड़ी ट्रिकी है कि एबिलिटी टू सप्लाई आइटम्स इंक्लूडिंग आइटम्स इन ट्रांजिट कवर्ड बाय एनेक्सेस टू पार्ट्स 1 एंड 2 ऑफ, ये जो इनकी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक। और बाकी जो जितनी भी इन्फोर्समेंट ऑफ अ लीगली बेस्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम अच्छे तरीके से कंप्लायंस हो विद ऑब्लिगेशंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब NPT आपने साइन किया, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये ट्रीटी साइन किए हों या इन ट्रीटीज में हो, मतलब ये जो टेस्ट में ट्रीटी उनकी आप क्राइटेरिया में आते हैं। इक्विवेलेंट इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को एग्रीमेंट वो साइन किया हो, मतलब आप बिल्कुल कंसर्न हो कि उनकी प्रोलिफरेशन ना हो, तभी आप NSC में आ सकते हैं, तभी आप पीसफुल पर्पस के लिए सेल करने के लायक बन सकते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ द डिलीवरी व्हीकल्स, तो मतलब ये है कि सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए ताकि यूज ना हो सके। ये इनकी रीडिंग्स हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये जितनी भी रीडिंग्स हैं इनको एक्सेस करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर पे जो वेबसाइट्स हैं उन पे अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। अब इनके जो पास पेपर्स देखें तो डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, define its main feature and explain its status in present part 1। इसी तरह पार्ट 2 में न्यूक्लियर फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद रेफरेंस, तो ये पार्ट 2 में डिस्कस होगा, ये पार्ट 2 का है। तो ये इससे आपको दिखाने के लिए कि मोरल डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको स्पेसिफिक कर दिया। ये पार्ट 1 का लग रहा है, व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, सेम के डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन we how far the United States of America is justified in making nuclear deal with India, ठीक है। तो ये 2009 में उनके साथ डील हुई थी, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है तो इस बार ये नहीं आएगा, अगर आएगा तो 2000 जैसे 17-16 में ईरान से रिलेटेड आ रहा था, तो आप अंदाजा लगाए, ऐसा ना हो कि ये टॉपिक्स इंडिया से रिलेटेड बनाने शुरू करें। The impact of India Pakistan nuclearization on strategic stability in South Asia 2006 में, ये I2 से पेपर IR2 से रिलेटेड ज्यादा है। पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हाउ फार द सुपर पावर्स हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये पार्ट IR पार्ट 2 से रिलेटेड है वगैरह वगैरह,
बट इसमें भी आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा देखें, नोट्स बनाएं, मुझसे चेक करवाएं। ठीक है, मैं आपको चेक करके दूंगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं।